गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो से मैं स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं और संशोधन प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया था। आज का वीडियो अपना होगा स्विस संघीय व्यवस्था के बारे में। स्विट्ज़रलैंड का संविधान अपने आप में अनोखा है, उसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था भी अनोखी है। तो आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में। स्टूडेंट्स, स्विस संघ के स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान स्विट्ज़रलैंड के संघ को संघ नहीं मानते। वो कहते हैं कि सन 1848 की जो संधि हुई थी वह कोई संविधान नहीं था, अधिक से अधिक एक राष्ट्रमंडल कहा जा सकता है। राष्ट्रमंडल संघ की तुलना में एक शिथिल गठबंधन होता है, परंतु स्विस संघ का निर्माण अमेरिकी संघ की भांति सम्मिलन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। 13वीं सदी में 3 कैंटनों ने मिलकर राष्ट्रमंडल का निर्माण किया, जिनकी संख्या वेस्टफालिया संधि के समय 13 हो गई और 1815 में वियना कांग्रेस के समय 22 हो गई। 20वीं सदी के अंतिम दशक में एक और कैंटन जूरा स्विस राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया और इन कैंटनों की संख्या 23 हो गई। सभी घटक कैंटनों का नाम संविधान के प्रथम अनुच्छेद में अंकित है। स्विस संविधान में स्विट्ज़रलैंड के लिए राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इस राष्ट्रमंडल में सम्मिलित कैंटनों को प्रभु सत्ता संपन्न कैंटन भी कहा गया है। नए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि स्विस जनता और 20+20 तो है वहाँ के पूर्ण कैंटन और 6 है अर्ध कैंटन से मिलकर स्विस राष्ट्रमंडल का निर्माण हुआ है। किंतु यथार्थ दृष्टि से विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्विस संविधान एक राष्ट्रमंडल की नहीं अपितु संघ की स्थापना करता है। राष्ट्रमंडल कई राज्यों का एक ढीला ढाला संघ होता है। राष्ट्रमंडल में कोई शक्तिशाली केंद्रीय सरकार नहीं होती। राष्ट्रमंडल में सम्मिलित राज्य अपनी प्रभुसत्ता अपने आप सुरक्षित रखते हैं और केंद्रीय सरकार उनकी प्रभुसत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राष्ट्रमंडल में सम्मिलित राज्यों को अधिकार होता है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे राष्ट्रमंडल छोड़कर अलग हो जाए। स्विस संविधान ढीले संघ की स्थापना नहीं करता है। स्विस कैंटनों को संघ से अलग हो जाने का अधिकार नहीं है। इसे अक्षुण्य कैंटनों का अक्षुण्य संघ कहा गया है। एक कैंटन अपने आंतरिक शासन के संबंध में पूर्ण स्वायत्तशासी है, किंतु उन्हें प्रभुसत्ता संपन्न राज्य नहीं कहा जा सकता। कैंटनों की प्रभुसत्ता पूर्ण नहीं है। उनकी प्रभुसत्ता का कुछ अंश केंद्रीय सरकार के पास है। संघ शासन के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे उनका संविधान लिखित होता है, शक्तियों का केंद्र और इकाइयों के बीच विभाजन होता है, संविधान सर्वोच्च तथा कठोर होता है तथा स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। अब हम बात करेंगे स्विस संघीय व्यवस्था के लक्षणों की, जिसे हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे, जिसमें पहला है दोहरी सरकारें। संघात्मक शासन प्रणाली की अपरिहार्य विशेषता यह है कि देश में दोहरा शासन हो, केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्र में एक अलग सरकार हो तथा प्रांतों में अलग अलग सरकारें हों। दोनों सरकारों की अपनी अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो। स्विट्ज़रलैंड इस कसौटी पर खरा उतरता है। देश में एक संघीय सरकार है तथा इसके अतिरिक्त 20 यानी पूर्ण कैंटन, 6 यानी अर्ध कैंटनों में अलग अलग सरकारें हैं। वस्तुतः वहाँ द्वैध शासन है। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। अन्य संघों की भांति ही स्विट्ज़रलैंड में भी केंद्रीय सरकार तथा कैंटनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान में संघ सरकार को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटनों को प्राप्त है। पहले हम बात करेंगे संघ सरकार की शक्तियों की। स्विस संविधान में संघ सरकार की शक्तियाँ दी गई है।
इन शक्तियों में वैदेशिक संबंध, सैनिक मामले, युद्ध और घोषणा शांति की घोषणा, रेल, संघीय मार्ग, पुल, डाक, टेलीफोन, बेतार के तार, बैंक, सिक्का, उच्च शिक्षा, कैंटनों के आपसी विवादों का निर्णय, देशीयकरण आदि सम्मिलित है। दूसरा है समवर्ती शक्तियाँ। संविधान के अनुसार जो शक्तियाँ संघ सरकार के पास है और शेष अधिकार कैंटनों की सरकार के पास है, किंतु व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत है। शेष शक्तियों में से बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पर संघ सरकार तथा कैंटनों दोनों का हक है। उद्योग, बैंकों तथा सड़कों का विषय ऐसा है जिन पर दोनों का क्षेत्राधिकार है। इसके संबंध में संघ तथा कैंटनों की दोनों सरकारें कानून बना सकती है, किंतु इन विषयों के बारे में कैंटनों की सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संघ सरकार के कानून के प्रतिकूल हो। तीसरा है कैंटनों की शक्तियाँ। कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूरी तरीके से कैंटनों की सरकारों के अधीन है, जैसे कैंटन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सफाई व स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, सार्वजनिक निर्माण कार्य और शिक्षा। तीसरी विशेषता जो स्विट्जरलैंड के संघ की है वह है लिखित व सर्वोच्च संविधान। संघात्मक शासन वाले देशों का संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। स्विस संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की इकाइयों तथा जनता को भी अधिकार दिया गया है। कोई भी संशोधन उस समय तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों और मतदाताओं के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया जाए। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। अन्य संघीय देशों के संविधानों की भांति स्विट्जरलैंड के संविधान में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, किंतु ये भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। स्विस सर्वोच्च न्यायालय को भारत तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भांति न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, परंतु स्विस सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों द्वारा पारित किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संघीय संविधान की भावना के विपरीत हो। पांचवा जो विशेषता है वह है कैंटनों की या लक्षण है वह है कैंटनों की स्वायत्तता। स्विस कैंटन अमेरिका की राज्यों की भांति संघ निर्माण से पूर्व के हैं। उन्होंने संघ में शामिल होते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि वे अपने प्रभुत्व का पर्याप्त अंश अपने पास रखें। उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। संघीय सरकार की संस्थाओं में कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय सभा के उच्च सदन सीनेट में कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भी कैंटनों को मान्यता प्राप्त है। संघीय संविधान के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में कैंटनों के अलग अलग संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार कैंटन उस सीमा तक संप्रभु है जिस सीमा तक उसकी संप्रभुता संघीय संविधान द्वारा सीमित न कर दी हो। वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राष्ट्रमंडलीय शासन को हस्तांतरित न कर दी हो। अनुच्छेद 47 के अनुसार राष्ट्रमंडल कैंटनों की स्वायत्तता का सम्मान करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार कैंटन अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं में शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 51 के अनुसार राष्ट्रमंडल कैंटनों के संविधानों को संरक्षण प्रदान करेगा। कैंटनों के अपने संविधान होंगे। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रमंडल कैंटनों के भूक्षेत्र एवं अस्तित्व की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 55 के अनुसार कैंटन विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने में भागीदार होंगे। स्विस कैंटन संघीय कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। स्विट्जरलैंड में आगमन शुल्क, सिक्का, डाक, टेलीफोन जैसे विषयों का प्रशासन केंद्र करता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के कर्मचारी बहुत अधिक है। नाप तोल, अन्य संचय आदि विषयों के ऊपर कानून तो संघीय संसद बनाती है, लेकिन इन कानूनों को लागू कैंटनों के अधिकारी ही करते हैं। यही बात सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ तथा सैनिक मामलों के संबंध में सत्य है। चूँकि स्विस कैंटनों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं है,
अतः उसके निर्णय को भी कैंटनों के अधिकारी लागू करते हैं। ऐसा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण स्विस संघ की निराली ही विशेषता है। अगला जो लक्षण है वह है तिहरी नागरिकता। अमेरिकी संघ से भिन्न स्विट्जरलैंड में नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो संघ की नागरिकता, दूसरी राज्यों की नागरिकता और तीसरी नगर पालिकाओं की नागरिकता। नए संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक नागरिक को जिसे नगरपालिका और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। इस प्रकार वहाँ नागरिकता प्राप्ति का क्रम है नगरपालिका की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता तथा उसके उपरांत स्विस संघ की नागरिकता। अगला जो लक्षण है संघ का वह है स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। स्विस संविधान ने संघीय सरकार को स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति दी है। स्विस संघीय सरकार का यह दायित्व है कि संघ के प्रत्येक अवयवी एकक की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक बनाए रखे। संघीय सरकार ने इस उपबंध के आधार पर कतिपय कैंटनों में स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किए हैं। संकट काल की स्थिति में संघीय सरकार स्थानीय स्वायत्तता के क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकती है। यदि किसी कैंटन में कोई उपद्रव होता है तो संघीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कैंटन के अधिकारियों की ओर से प्रार्थना किए जाने की प्रतीक्षा किए बगैर ही उपद्रव को दबा दे। ब्रुक्स ने लिखा है कि स्विट्जरलैंड में सन 1848 से 1918 के बीच में संघीय सरकार कैंटनों के मामले में 11 बार हस्तक्षेप कर चुकी है। स्विट्जरलैंड में जब संघीय सेनाएं किसी कैंटन में शांति स्थापना में लगी हो तो संघीय सरकार कैंटन के स्थानीय शासन को स्थगित कर सकती है। अगला है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जिनसे ये प्रकट होता है कि वह सच्चा संघ नहीं है और उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो जो है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है, यदि संघीय सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कैंटन के क्षेत्राधिकार का हनन करता है तो भी कैंटन कुछ नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती। दूसरा, संघ की सरकार को जो विषय दिए गए हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके द्वारा ही केंद्र की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह कैंटनों पर छाया रहता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा एवं बैंक के अधिकार से संघ सब कैंटनों के आर्थिक व व्यापारिक जीवन पर नियंत्रण कर सकता है। अगला है, समवर्ती विषयों पर केंद्र और कैंटनों के बीच बनाए गए कानूनों में यदि कोई विरोध हो तो विजय केंद्रीय कानून की होती है। अगला है, केंद्र को यह अधिकार है कि वह आंतरिक गड़बड़ी की दशा में वह किसी भी कैंटन का शासन अपने अधिकार में ले ले। इस संबंध में केंद्र को इस सीमा तक अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र से सूचना मिलने की प्रतीक्षा किए बिना केवल गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर ही कैंटन का शासन अपने अधिकार में ले ले। इस व्यवस्था से निश्चय ही कैंटनों का महत्व कम हो जाता है। अगला जो है वो है, प्रत्येक कैंटन को अपने संविधान में संशोधन करने और प्रत्येक कानून पर संघीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक माना गया है। इस कारण भी संघ शासन की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला है, कैंटनों के आपसी विवादों का निपटारा संघीय कार्यपालिका करती है। यहाँ तक कि संवैधानिक विषयों पर भी संघीय सरकार ही कैंटनों के बीच विवादों का निर्णय करती है। अनुच्छेद 49 के अनुसार संघीय कानून और कैंटन के कानून में विरोध हो जाए तो संघीय कानून सर्वोपरि होगा। संघ सरकार का दायित्व है कि यह देखे कि कैंटन संघीय कानून का सम्मान करे। इन सब का परिणाम यह है कि स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। उनकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, किंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि कैंटनों में स्वायत्त शासन का अस्तित्व समाप्त हो गया। कैंटन आज भी सक्रिय राजनीति के केंद्र है। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के सांस्कृतिक संघ की। स्विट्जरलैंड सांस्कृतिक दृष्टि से एक सच्चा संघ है। अनेक भाषाई और धार्मिक जातियों का देश होने के कारण पूर्व सोवियत संघ से मिलता जुलता है।
स्विस संघ में 6% इटालियन, 21% फ्रांसीसी और 72% जर्मन लोग मिलकर रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक व यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। नए संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्विट्जरलैंड के संघ की अमेरिकी संघ के साथ तुलना। तो पहली जो तुलना है वह है अमेरिका में संघ निर्माण से पूर्व राष्ट्रमंडल था। स्विट्जरलैंड में भी संघ निर्माण से पूर्व राष्ट्रमंडल था। दूसरा, अमेरिका में केंद्र की शक्तियाँ लिखित है और अवधि शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त है। स्विट्जरलैंड में भी केंद्रीय शासन की शक्तियाँ लिखित है और अवधि शक्तियाँ कैंटनों को प्राप्त है। तीसरा, अमेरिका में राज्यों के अपने पृथक संविधान हैं। स्विट्जरलैंड में कैंटनों के अपने पृथक संविधान हैं। चौथा है, अमेरिका में वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा किसी राज्य के क्षेत्र में नया राज्य बनाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को प्राप्त नहीं है। इसके लिए संबंधित राज्य की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड में भी कैंटनों की सीमाएं परिवर्तित करने का अधिकार संघ को नहीं है। कैंटनों की स्वीकृति आवश्यक है। पांचवा जो है वह है अमेरिका में सभी राज्यों का दर्जा समान है। सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2-2 सदस्य भेजने का अधिकार है। स्विस संघीय व्यवस्था में कैंटनों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, लेकिन उसकी 2 श्रेणियां हैं, पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन। उच्च सदन में पूर्ण कैंटन को 2 और अर्ध कैंटन को 1 सदस्य भेजने का अधिकार है। अमेरिका में संविधान दुष्परिवर्तनशील है और स्विट्जरलैंड का संविधान भी दुष्परिवर्तनशील है। सातवीं जो तुलना है वह है अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है, परंतु स्विट्जरलैंड का न्यायालय इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं रखता है। अमेरिका में दोहरी शासन व्यवस्था है तो स्विट्जरलैंड में भी दोहरी शासन व्यवस्था है। अमेरिकी संघ में सार्वजनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया है और स्विस संघ में भी कैंटनों की स्वायत्तता पर जोर दिया गया है। व्यवहार में अमेरिकी संघ में केंद्र की शक्तियां बढ़ रही है और स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार की शक्तियों में वर्तमान समय में वृद्धि हो रही है। अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय अधिकारी ही कार्यान्वित करते हैं, जबकि स्विस संघ में संघीय कानूनों को कैंटन के अधिकारी कार्यान्वित करते हैं। अमेरिका की केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर लगा सकती है। स्विट्जरलैंड की केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती। अमेरिका में स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप होने पर राज्य का शासन स्थगित नहीं होता। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में जब संघीय सेनाएं किसी कैंटन में शांति स्थापना में लगी हो तो संघीय सरकार कैंटन के स्थानीय शासन को स्थगित कर सकती है। अमेरिका के सब राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय है। स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय कैंटनों में नहीं है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बावजूद अमेरिका में राज्य अब भी वे धुरी हैं जिनके आसपास अमेरिका का संपूर्ण राजनीतिक चक्र घूमता है। केंद्रीकरण के बावजूद स्विट्जरलैंड में कैंटनों की स्वायत्तता का भाव अब भी शक्तिशाली है। कैंटन आज भी सक्रिय राजनीति के केंद्र है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अधिकांश देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध शिकायतें सुनने को मिलती है। सीज फ्राइड ने लिखा है कि स्विट्जरलैंड में इस प्रवृत्ति का खतरा यह है कि जिस सीमा तक संघीय सरकार कैंटनों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करती है, कैंटन धीरे धीरे बिल्कुल प्रभु राज्य नहीं रहेंगे और संघीय सत्ता के आदेशों का पालन करने वाले जिले मात्र रह जाएंगे। स्विट्जरलैंड में कैंटनों की स्वायत्तता का भाव अब भी शक्तिशाली है। कैंटन आज भी सक्रिय राजनीति का केंद्र है। कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए संघ को कैंटनों की प्रशासनिक संगठन पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे निश्चित ही कैंटनों का महत्व प्रकट होता है तथा एकात्मकता के विरुद्ध संघात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने संघ के बारे में जाना। अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगी वह है स्विस संघीय सरकार के बारे में। धन्यवाद।